दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है, एवरीथिंग कैन बी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। मित्रों, यूजीसी नेट एग्ज़ाम भी देखने में पहाड़ जैसा कठिन है, मगर उसे निरंतर प्रयास से अपने कठिन परिश्रम से पॉसिबल बनाया जा सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। हेलो एवरीवन, मैं उमा आर्मो, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज़। तो आज की सीरीज़ में हम 2013 की जून यूजीसी नेट सॉल्व क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो 50 कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 2 को सूची 1 के साथ मिलान करें, नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनें। तो फर्स्ट सूची में जो है वो पुस्तक का नाम दिया हुआ है, और सेकंड सूची पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से मिलान करना है। ऑप्शन है स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 ब्रिटिश भारत का इतिहास 1881। ऑप्शन 3 भारत का इतिहास 1841। ऑप्शन डी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904। तो हमको जो है इससे मिलान करना है। स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, उसके लेखक का नाम है जॉन मैल्कम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हम यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे जॉन मैल्कम। ठीक है दोस्तों, अब जो ब्रिटिश भारत का इतिहास 1881 के लेखक हैं जेम्स मिल, तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं जेम्स मिल पर। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है भारत का इतिहास 1841, इसके लेखक हैं एल्फिस्टोन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जो है टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904, तो जो बाकी है V.A. लोहार, इसके लेखक हैं, तो हम इसको टिक मार्क कर देंगे। इस तरह से जो है हमारा स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक, किताबों का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, और उसके लेखक का नाम। ठीक है, तो आप कीन ऑब्जर्वेशन करें और उसको नोटबुक में नोट करते भी चले जाएं। स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जॉन मैल्कम, ब्रिटिश भारत का इतिहास 1881 जेम्स मिल, भारत का इतिहास 1841 एल्फिस्टोन, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 V.A. लोहार। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा नंबर 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, एक को अभिकथन के रूप में और दूसरे को रीजन के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन है हमारा नवपुरा पाषाण युग के बाद धातुओं की आयु हुई। ठीक है, एक अभिकथन है, उसका कारण है कुछ समय के लिए पत्थर के औजार का उपयोग अगल बगल होता रहा। उपरोक्त कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो कोड है हमारा नंबर 1 ऑप्शन है दोनों ए और आर सही हैं और आर सही विवरण है ए का। नेक्स्ट है दोनों ए और आर सच हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ए सच है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है ए गलत है लेकिन आर सच है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें ए होगा, दोनों। ठीक है, ए और आर सही हैं और आर सही विवरण है ए का। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको टिक मार्क कर देते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर सूची 1 और सूची 2 से मिलान करके चुनें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है टेराकोटा घोड़ा आंकड़ा,
ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसको हम टिक मार्क कर लेते हैं। टेराकोटा स्पोक व्हील कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हमारा होगा स्पोक व्हील कहाँ से, बनवाली से प्राप्त हुए हैं, तो हम इसको टिक मार्क कर लिए। उसके पश्चात अग्निवेदी, अग्निवेदी कहाँ से मिला है, कालीबंगन से, तो ये 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो हम टिक मार्क कर लेते हैं। और नेक्स्ट है कब्रिस्तान एच आकार का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है हड़प्पा से। तो इस तरह से ये 3rd नंबर का हो जाता है। तो हमारा जो राइट सही जोड़ी जो हैं वो कहाँ होते हैं, टेराकोटा घोड़ा आंकड़ा मोहनजोदड़ो, टेराकोटा स्पोक व्हील बनवाली, अग्निवेदी कालीबंगन, कब्रिस्तान एच आकार का वो हड़प्पा से। इस तरह से इनका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय इतिहास में ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ऑप्शन है जेम्स मिल, लाम्बर कार्लोवस्की, H.G. रॉलिंसन, C.H. फिलिप्स। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, H.G. रॉलिंसन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 2 के साथ सूची एक का मिलान करें, नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनें। तो हमारा ऑप्शन है विलियम जोन्स, हमारा ऑप्शन होगा विलियम जोन्स, और इसमें राइट आंसर होगा 4th नंबर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जो है राइट आंसर पे लगा देते हैं टिक मार्क। उसके पश्चात जो है जेम्स प्रिंस है, ये है सिंधु लिपि की व्याख्या, इन्होंने सबसे पहले सिंधु लिपि की व्याख्या की थी, इन्होंने पढ़ा था, ये 3rd पर हम टिक मार्क कर देते हैं। उसके पश्चात है कनिंगम, कनिंगम जो है भारतीय सिक्के इसमें आंसर आएगा, तो हम इसको टिक मार्क कर देते हैं। उसके पश्चात है सिंधु सभ्यता, सर जॉन मार्शल जो है सिंधु सभ्यता के निदेशक रहे हैं, तो उनका संबंध जो है सिंधु सभ्यता से है। इस तरह से जो है हमारे चारों ऑप्शन तैयार हो जाते हैं। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जेम्स प्रिंसेप सिंधु लिपि की व्याख्या की थी, कनिंगम भारतीय सिक्के, सर जॉन मार्शल सिंधु। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी सही जोड़े के रूप में मिलाना है। पहले राजा और उसके जो नीचे दिए गए संबंध मिलाना है किससे, 2nd ए से, मतलब सूची 2 के साथ में सूची 1 राजा का मिलान करें, नीचे दिए गए कोड की मदद से उसे चुनें। तो पहले में राजा और दूसरे में साम्राज्य दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन है, सबसे नंबर 1 ऑप्शन है हमारा, सबसे नंबर 1 ऑप्शन है ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त का राज्य जो है, राज्य से क्या संबंध है, ब्रह्मदत्त जो थे वो कौन से राज्य से रिलेट करते थे, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो है काशी, ब्रह्मदत्त का संबंध काशी से था। जरासंध का संबंध जो है वो मगध से था। ठीक है ना, और जन्मेजय का संबंध जो है वो कुरु से है, और अश्वपति का संबंध केकय से है। तो नंबर 1 पे इस तरह से जो है ब्रह्मदत्त का काशी से, जरासंध का संबंध मगध से, जन्मेजय का संबंध कुरु से, और अश्वपति का संबंध जो है वो कैकेय से है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले उपलब्ध भारतीय सिक्के थे, किसके सिक्के थे, ये हमको दिखाना ऑप्शन है सोना, चांदी, कॉपर और सिल्वर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, आप सबको पता होगा, ये कॉपर और सिल्वर सबसे पहले भारतीय सिक्के के रूप में उपलब्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मौर्य काल में सीता कर लगाया जाता था या लगाया गया था। मौर्य काल में सीता एक कर था, कर नामक एक सीता लगाया जाता था, वो किस पर लगाया जाता था, तो ऑप्शन है केवल वन भूमि पर, निजी नियंत्रण में कृषि भूमि, राज्य के नियंत्रण में कृषि भूमि, दोनों ए और बी। तो आपका जो आंसर होगा वो निजी नियंत्रण में कृषि भूमि पर होगा। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। आपको याद रहेगा ना, सीता कर जो है निजी नियंत्रण में कृषि भूमि पर लगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर का, वो हमारा है, इसमें भी सही जोड़े मिलान करना है। काल अनुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित कृषकों की शासकों की व्यवस्था करें। तो शासक कौन कौन से थे, सबसे पहले जो शासक था वो कौन सा था, इसमें ये हमको बताना है। तो सबसे पहला जो शासक था, है ना, वो कौन सा आया था सबसे पहले, ये शुंग वंश से रिलेट करते हैं ये सारे। और इसमें जो अग्निमित्र है, वो अग्निमित्र दूसरे नंबर पर था। ठीक है, अग्निमित्र जो है दूसरे नंबर पर था, वो फर्स्ट में नहीं था, क्योंकि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, इसलिए इसको फर्स्ट वाले कॉलम में लगाते हैं हम। उसके बाद जो है सुमित्रा, सुमित्रा का जो है चौथे नंबर पे आए थे, और सुजेस्ता जो है वो तीसरे नंबर पे थे। इस तरह से जो है हम देखते हैं इसका काल अनुक्रम कैसा लगता है। सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र, फिर सुजेस्ता, फिर उसके बाद सुमित्रा। ठीक है ना, तो ये कालक्रम जो है, काल अनुक्रम जो है आपको याद रहेगा। ये शुंग काल के पूरे शासक हैं, ये उनसे रिलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खगोल विज्ञान में रोमक सिद्धांत के संकेत मिलते हैं। ऑप्शन है रोमन प्रभाव, यूनानी प्रभाव, ईरानी प्रभाव, अरेबियन प्रभाव। तो इसमें जो है यूनानी प्रभाव, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट होगा। यूनानी प्रभाव, यूनानी प्रभाव जो है रोमन सिद्धांत के संकेत मिलते हैं खगोल विज्ञान में। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वें नंबर का, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। सूची 1 एंड सूची 2। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आप देखेंगे कि इनका संबंध किससे है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध किससे है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध जो है वो बिहार से है। तो चौथे नंबर पर बिहार आता है, तो चौथे नंबर को हम यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। वल्लभी का संबंध किससे है, ठीक है, तो यहाँ पर वल्लभी जो है गुजरात में है, तो इसको हम गुजरात यानी कि फर्स्ट नंबर पे लगाएंगे। बेसनगर का संबंध किससे है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और नागार्जुन कोंडा जो है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो हो जाता है, विक्रमशिला का संबंध बिहार से, वल्लभी का संबंध गुजरात से, बेसनगर का संबंध मध्य प्रदेश से, और नागार्जुन कोंडा का संबंध आंध्र प्रदेश से। तो इस तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती के प्रारंभिक कालिक प्रमाण प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हुविक्स का मथुरा शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, भानुगुप्त का एरण स्तंभ शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा शिलालेख। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख में सती प्रथा के प्रारंभिक मतलब सबसे पहले प्रमाण वहाँ पर प्राप्त होते हैं। ये याद रहना चाहिए आपको दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सूची 2 को शिलालेख है जो कि के साथ में सूची 1 जो कि शासक, उसका संबंध शासक का है, मिलान करें और नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ सूची 1 दिया हुआ है ऑप्शन के रूप में कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त और परांतक। ठीक है ना, सेकंड 2 में उत्तरामेर शिलालेख का संबंध किससे है। तो हम देखते हैं कि 13वें नंबर के क्वेश्चन में क्या आता है। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम का संबंध जो है वो बिलसाद शिलालेख से है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद जो है कुमारगुप्त द्वितीय आते हैं, उसका संबंध है सारनाथ शिलालेख से। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम बुद्धगुप्त को की तरफ, तो उसका संबंध है एरन शिलालेख से। तो चौथे नंबर के ऑप्शन में हम टिक मार्क कर देते हैं। परांतक द्वितीय का संबंध है उत्तरामेर शिलालेख से, तो नंबर 1 पर आ जाते हैं। इस प्रकार कुमारगुप्त प्रथम का संबंध बिलसाद शिलालेख, कुमारगुप्त द्वितीय का संबंध सारनाथ शिलालेख, बुद्धगुप्त का संबंध एरन शिलालेख और परांतक द्वितीय का संबंध उत्तरामेर शिलालेख से है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है।
आगे हम बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को अनुक्रमिक क्रमांक में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ठीक है ना, यहाँ पर भी कोड दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में आम है, ये आते ही हैं आपको जोड़ी मिलान करने के लिए। तो इसमें जो है आपको घबराना नहीं है, बहुत कूल माइंड से बैठ कर के आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो नंबर 1 जो है, सबसे पहले कौन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नंबर 1 जो आते हैं वो सिंह विष्णु नंबर 1 पे है। तो इसको जो है टिक मार्क कर देना है हमको नंबर 1 पे। परमेश्वर वर्मन द्वितीय, ये 4th नंबर पे हैं। ये अभी 2nd नंबर पे नहीं आए हैं, तो हम इसको 4th नंबर का करेंगे। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है 3rd नंबर पे आते हैं, तो इसको टिक मार्क कर देंगे। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो 2nd नंबर पर आते हैं, तो हम यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। इस तरह से जो हम देखते हैं इनका क्रम जमाएंगे, तो सबसे पहले जो है सिम्हा विष्णु आते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर उसके बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय आते हैं। ये इनका कालम अनुक्रम है। ठीक है ना दोस्तों। अब जो है इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 15वें नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, दक्षिण भारत के शासक लगातार एक दूसरे के साथ लड़े, इस वजह से, किस वजह से लड़े इसको बताना है। तो ऑप्शन है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, पुरानी वंशवादी प्रतिद्वंदिता, गोदावरी कृष्ण और उनकी घाटियां जैसी नदियों को नियंत्रित करने की इच्छा, और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने के लिए एकाधिकार की महत्वाकांक्षा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो गोदावरी के लिए ही अक्सर लड़ा करते थे। गोदावरी कृष्णा और उनकी घाटियों जैसे नदियों को नियंत्रित करने की इच्छा ही थी। राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें जो कथन है अमीर खुसरो के बारे में, उसको हमको राइट टिक करना है। वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है ना, तो इसमें तो हमारा जो है ये बिल्कुल राइट है, तो इसको हम कर देते हैं टिक मार्क। फिर उसके बाद जो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर कई ग्रंथ लिखे, तो ये जो है हमको नहीं लगता कि ये राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। उसका काम खजैन उल फुतूह सुल्तान के शासनकाल से संबंधित है ना। तो यहाँ पर जो है हमको लिखना है, हम यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है पहले पढ़ते हैं। वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर कई ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, लिखे थे, बिल्कुल लिखे थे संगीत पर। उसका काम खजैन उल फुतूह सुल्तान के शासन काल से संबंधित है, ये नहीं है। वाद्य यंत्र सितार को उनका आविष्कार माना जाता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से 3 है ना, 3 जो है यहाँ सही है, एक गलत है। वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर कई ग्रंथ लिखे, अमीर खुसरो के संबंध में कहा जा रहा है, और वाद्य यंत्र सितार को उनका आविष्कार माना जाता है, ये राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, जिसने हज खास की सफाई की और उसके बैंक में एक विशिष्ट मदरसा बनवाया था। तो 17वें नंबर का क्वेश्चन है ये। 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है इल्तुतमिश नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक थे, है ना, जिन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, जिसने हज खास की सफाई की और उसके बाजू में एक विशिष्ट मदरसा बनवाया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। संत हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना, तो यहाँ नंबर 1 ऑप्शन है कबीर। कबीर का संबंध किससे है,
तो कबीर का संबंध बीजक से आप सबको पता होगा। सूरदास का संबंध है भ्रमर गीत से, ठीक है दोस्तों। एकनाथ का संबंध है भावार्थ मायण, ठीक है, तो 4th नंबर का है। तुलसीदास का संबंध है विनय पत्रिका से, तो यहाँ 1st नंबर पर आ जाता है। इस तरह से कबीर का संबंध बीजक से, सूरदास का संबंध भ्रमर गीत से, एकनाथ का संबंध भावार्थ मायण से, तुलसीदास का संबंध विनय पत्रिका से, यानी कि उनकी रचनाएं हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 90 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन दावा करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? तो ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिरा, इब्न बतूता, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो इसका राइट आंसर है जियाउद्दीन बर्नी ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। सूची 1 है सल्तनत काल के क्षेत्रीय राज्य और दूसरा सूची है शासक, उससे रिलेटेड शासक, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले ऑप्शन है हमारा गुजरात सल्तनत, किससे संबंधित था? तो गुजरात सल्तनत था महमूद बेगरा से, तो ये 2nd नंबर का ऑप्शन सही होगा हमारा। फिर उसके बाद बहमनी सल्तनत जो है किससे संबंधित था? तो ये है अहमद शाह प्रथम से संबंधित था। कश्मीर सल्तनत किससे संबंधित है? तो ये है सुल्तान सिकंदर, ठीक है ना। मालवा सल्तनत किससे संबंधित है? तो महमूद खिलजी से संबंधित है। इस तरह से गुजरात सल्तनत महमूद बेगरा, बहमनी सल्तनत अहमद शाह, कश्मीर सल्तनत सुल्तान सिकंदर, मालवा सल्तनत महमूद खिलजी, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से जोड़ी मिलान कर लेना है, उसका राइट आंसर बना लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सैनिकों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसमें ऑप्शन है सिकंदर लोदी, शेर शाह, इस्लाम शाह, अकबर। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो इस्लाम शाह है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सही कालानुक्रमिक क्रम में अनुसरण को व्यवस्थित करें, ठीक है। तो नंबर 1 पे आते हैं अकबर का गुजरात पर विजय। अकबर का गुजरात पर विजय का ऑप्शन 2 है हल्दी घाटी का युद्ध और डग प्रणाली का परिचय और इलाही युग का परिचय, ये जो है हमारा ऑप्शन आता है। अब इसमें जो है सही कालानुक्रम में हमको लगाना है कि सबसे पहला जो कार्य हुआ था वो कैसे हुआ था। तो अकबर का जो है राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पर अकबर द्वारा गुजरात पर विजय, ये सबसे पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ये कौन से नंबर पर है। तो सबसे पहले जो है ये अकबर का हुआ था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 3रे नंबर पर हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 3रे नंबर पर हम करेंगे। उसका अकबर का कार्यकाल हम जता रहे हैं और फिर उसके बाद जो है उसने कौन कौन से कार्य सबसे पहले किए थे उसका काल अनुक्रम हम जमा रहे हैं। तो सबसे पहले अकबर ने गुजरात विजय की थी, उसके बाद जो है उसने दूसरा कार्य किया था कौन सा, डग प्रणाली का परिचय दिया था, तो ये 2रे नंबर पर आ जाता है। और इलाही युग का परिचय, उसके बाद हल्दी घाटी का युग हुआ था, इलाही युग सबसे बाद में आया था। तो इसको जो है इलाही युग को हम 4th नंबर पे रखते हैं। तो हमारा काल अनुक्रम जो बन जाता है वो है सबसे पहले अकबर द्वारा गुजरात का विजय, फिर उसके बाद डग प्रणाली का परिचय। आप नंबरिंग करते रहें दोस्तों, है ना, नोट करते रहें कि सबसे पहले जो अकबर ने शासन पे व्यवस्था करी थी वो सबसे पहले कौन सा था उसका कार्य। तो अकबर द्वारा गुजरात पर विजय पहला कार्य था उसका। उसके बाद डग प्रणाली का परिचय दिया था उसने। उसके पश्चात जो है हल्दी घाटी का युद्ध उसने किया था और सबसे लास्ट में जो है इलाही युग का परिचय सबसे लास्ट में दिया था। तो इस तरह से जो है हमारा ये आंसर बनता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राय सिंह पंज हजारी
जिस वंश के थे उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, 23वें नंबर का क्वेश्चन है, ये कहाँ से रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन है बीकानेर का राठौर, जोधपुर का राठौर, किशनगढ़ का राठौर, रतलाम का राठौर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बीकानेर का राठौर वंश के थे ये, और इसकी पहचान इसी रूप में की जाती है। तो राइट आंसर नंबर 1 बीकानेर का राठौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वें नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है। हमको ऑप्शन दिया गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर बनाम इब्राहिम लोदी। दूसरा ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर बनाम राणा उदय सिंह। और तीसरा जो ऑप्शन है धर्मत की लड़ाई औरंगजेब द्वारा बनाम दारा के साथ में। फोर्थ नंबर का ऑप्शन है सामगढ़ की लड़ाई औरंगजेब बनाम सुजा। तो इसमें मेल खाता है, सही मेल खाता है, उसका हमको टिक मार्क करना है, गलत का नहीं, है ना। तो इसमें तो इब्राहिम लोदी के साथ में जो है उसका नहीं हुआ था, अकबर का नहीं हुआ था, बल्कि बाबर का हुआ था, तो ये गलत है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध राणा उदय सिंह के साथ नहीं हुआ था, राणा सांगा के साथ अकबर का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, तो ये भी गलत है। अब जो है धर्मत की लड़ाई औरंगजेब बनाम दारा के साथ हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। सामगढ़ की लड़ाई औरंगजेब बनाम सुजा के साथ हुआ था, तो ये गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये थर्ड होगा, धर्मत की लड़ाई औरंगजेब बनाम दारा के साथ में हुआ था। दारा यानी कि उनके ही भाई थे, उत्तराधिकारी के युद्ध के रूप में इसको लड़ा गया, ये लड़ाई जाना जाता है इतिहास में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा 24वें नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 25वें क्वेश्चन में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए नीचे दिए गए एक कोड की सहायता से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से कोड हैं। ऑप्शन है खासा इसारिफा, दूसरा ऑप्शन है सिहाबंदी, तालाब, जकात। तो इसका संबंध हमको मिलाना है ना। 25वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें सबसे पहले खासा इसारिफा जो है वो सम्राट की अपनी स्थापना है, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। और उसके बाद सिहाबंदी क्या है ना, सिहाबंदी का संबंध किससे है, तो ये ट्रॉपर ने इस अवसर के लिए काम किया, तो ये सिहाबंदी जो है इसका राइट आंसर, इसका संबंध इससे है, सिहाबंदी का संबंध नंबर 1 वाले कोड से है। अब जो है तालाब थर्ड नंबर का है हमारा, तालाब का संबंध किससे है, तो हमको इसका संबंध जो है मानसबदार के वेतन का दावा, इसको तालाब कहा जाता था, इसका संबंध इससे है। अब जो है जकात का संबंध किससे है, तो ट्रांजिट ड्यूटी, मतलब कर विभाग से रिलेटेड है, ट्रांजिट ड्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है खासा इसारिफा का संबंध सम्राट की अपनी स्थापना से है, सिहाबंदी का संबंध ट्रॉपर ने इस अवसर के लिए काम किया था, फिर तालाब का संबंध जो है मनसबदार के वेतन का दावा, और जकात का संबंध ट्रांजिट ड्यूटी है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, नोट करते चले जाएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर दूर से देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनके अंदर सड़कों की संकीर्णता और भीड़भाड़ के कारण सभी भव्यता खो जाती है। मुगल भारतीय शहरों पर उपरोक्त टिप्पणी द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इसको हमको पता लगाना है। ठीक है ना दोस्तों, ये टिप्पणी जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये ऑप्शन है पिता मॉन्सरेट, सर थॉमस रो, पीटर मुंडी, ट्रेविनियर, किसके द्वारा कहा गया था, तो राइट आंसर होगा ये कथन जो है वो पिता मॉन्सरेट, मतलब फादर मॉन्सरेट के द्वारा कही गई टिप्पणी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था कि ताजमहल के निर्माण के लिए 20,000 लोगों ने लगातार काम किया, है ना। ताजमहल के निर्माण के लिए 20,000 लोगों ने लगातार काम किया, किसने कहा था, तो ऑप्शन है मुन्शी, अब्दुल हमीद लाहौरी, ट्रेवेनियर, शाह नवाज खान। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ट्रेवेनियर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक लेबल अभिकथन है और दूसरा जो है लेबल कारण है उसका।
तो कितना जोर है तो उसके बारे में कही गई है। ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। पहले समझेंगे, एक बार समझ नहीं आता दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं आता तीसरे बार पढ़िए, गौर से पढ़िए। कई मुगल रईसों ने अपने नाम पर या व्यापारियों के साथ साझेदारी में व्यापार किया। उसका कारण, बंगाल के राज्यपाल के रूप में मीर जुमला ने सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं में व्यापार पर एकाधिकार करने की कोशिश की। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनें। ठीक है, इसको पढ़ लेना है और भी अच्छे से। अब जो है ऑप्शन हमारा आता है, दोनों ए और आर सही हैं। ठीक है ना, हमारा क्या है कि ए और आर सही हैं। ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही विवरण है ए का। फिर दूसरा ऑप्शन है बी के अनुसार दोनों ए और आर सच हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, नेक्स्ट ऑप्शन, ए सच है लेकिन आर गलत है। तो डी जो है, डी के अनुसार क्या है, ए गलत है लेकिन आर सच है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन को जो है आपको ये बताना है कि इसमें क्या सही है। तो यहाँ हम राइट आंसर दे देते हैं। आप इसको दोबारा भी पढ़ करके अपना लगा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर होगा दोनों ए और आर सच हैं। ठीक है, ए और आर सच हैं और लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस इतिहासकार ने ओवरसीज व्यापार में लगे भारतीय व्यापारियों को पेडलर कहा? पेडलर, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है जो शब्द संकेत दिए जाते हैं उसका गौर करें, उसको पढ़ें, उसको आप बार बार मीनिंग निकालें कि क्या होता है। अब ऑप्शन दिया हुआ है एन स्टैंडगार्ड, ओम प्रकाश, वान रेवूर, अश्विन दाता गुप्ता। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो वान रेवूर ने कहा था, है ना। वान रेवूर ने कहा था व्यापारियों को पेडलर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा आता है 30वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है लेकिन पुस्तकें हैं? ठीक है, पुस्तकें हैं लेकिन मेल नहीं खाती है। उसको मेल नहीं खाने वाले ऑप्शन को हमको चयन करना है। तो सुनील कुमार, दिल्ली सल्तनत का उद्भव, ये तो है, बिल्कुल राइट है। कैथरीन बी अशर, सिंथिया टैलबोट, यूरोप से पहले भारत, है ना। अब हरबंस मुखिया भारत के मुगल, और फरहत हसन मुगल वर्ड लेखन। तो ये जो है इसको मिलान करना है। तो ये जो डी नंबर का जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो मेल नहीं खाता, बाकी सभी मेल खाते हैं। फरहत हसन मुगल वर्ल्ड लेखन जो है इसकी रचना नहीं है, बाकी सभी की रचना है। तो रचनाओं का नाम और वो किताब में नोटबुक में नोट करते चले जाएं क्योंकि इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो सुनील कुमार का दिल्ली सल्तनत का उद्भव, कैथरीन बी अशर और सिंथिया टैबलोट का यूरोप से पहले भारत, ये लिखा है इन्होंने किताब। और हरबंस मुखिया का किताब है भारत के मुगल। तो जो है इनको आप नोट करते चले जाएं। ठीक है, याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर नोट नहीं भी करेंगे तो आप दोबारा इसको देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और मुझे लगता है कि बार बार आपको प्रैक्टिस करना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के 31वें क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित मुगल सम्राटों के नाम पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम इन मुगल सम्राटों के सही कालानुक्रमिक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनें। ठीक है, एक तरफ कोड दिया हुआ है, एक तरफ उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहला आलमगीर द्वितीय, फिर सबसे पहला जो आया था वो बंदा कौन था, कौन सा राजा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चौथे नंबर का जो था वो था आलमगीर द्वितीय का संबंध जो है वो क्या है, तीसरे नंबर पे आते हैं वो आलमगीर द्वितीय, है ना। फिर उसके बाद अहमद शाह जो हैं वो चौथे नंबर पे थे और जहांदार शाह जो थे वो द्वितीय नंबर पे थे और प्रथम जो थे वो सबसे पहले मुहम्मद शाह थे। तो ये इस तरह से इनका क्रम जम जाता है। मुहम्मद शाह रंगीला जिसको कहते हैं उनकी उपाधि ही है। मुहम्मद शाह सबसे पहले आए, उसके बाद जो जहांदार शाह आए, उसके बाद जो है
आलमगीर द्वितीय आए, फिर अहमद शाह चौथे नंबर पे इनका क्रम बनता है। इस तरह से जो है इनका क्रम आप जमा लीजिए, नोट बुक में नोट कर लीजिए, तो आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जेम्स ऑगस्टस हिक्की का सच नहीं था? सच नहीं था, इस पर जोर देना है, सच नहीं था। जो ऑप्शन है वो भारतीय पत्रकारिता के प्रणेता थे, ठीक है। वह बंगाल क्रॉनिकल के संस्थापक थे। उन्होंने हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम किया। निडर पत्रकार होने के कारण उन्हें कंपनी सरकार ने जेल भेज दिया था। बिल्कुल सच है ये भी ना। तो इसमें जो गलत क्वेश्चन है या सच नहीं है उस पर हमको टिक मार्क लगाना है। तो ये जो बी नंबर का जो है ऑप्शन वो इसमें राइट आंसर होगा। बाकी सच थे ऑगस्टस हिक्की के अनुसार, ठीक है। ऑगस्टस हिक्की जो है वो भारतीय पत्रकारिता के प्रणेता थे। उन्होंने हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम किया। वह निडर पत्रकार होने के कारण उन्हें कंपनी सरकार ने जेल भेज दिया था। ये तीनों राइट ऑप्शन है। बाकी ये जो हमको यहाँ पर सच नहीं है उसके बारे में पता लगाना था, तो ये है बंगाल क्रॉनिकल के संस्थापक ये नहीं थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 33वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय सिविल सेवा शुरू की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो है ऑप्शन है विलियम बेंटिक, वेलेस्ली कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। ये तो आपको सबको पता होगा दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कॉर्नवालिस है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महिला भारतीय संघ किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जयपुर। तो इसमें राइट आंसर होगा मद्रास, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना यानी कि महिला और पुरुषों के बीच तुलना पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक जो है किसने लिखी? तो इसमें ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, रमाबाई रानाडे, सावित्री बाई फुले, आनंदी बाई जोशी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी गई है। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 सूची 2 है, आंदोलन है और एक है उसका क्षेत्र। कौन कौन से आंदोलन है देखते हैं। नंबर 1 है पाबना, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 है पाबना। पाबना जो है वो पूर्वी बंगाल में था, पूर्वी बंगाल में, बिल्कुल सच है ना। तो अपन दूसरे नंबर पर इसको लगा देंगे। उसके बाद मोबला विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार के तट पर हुआ था, मालाबार क्षेत्र में हुआ था। दक्कन दंगे कहाँ हुए थे? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुए थे। और बारदोली आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा गुजरात में, बारदोली गुजरात में। तो उसका संबंध बिल्कुल गुजरात से होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा आ जाता है पाबना आंदोलन पूर्वी बंगाल, मोबला विद्रोह मालाबार, दक्कन दंगे महाराष्ट्र, बारदोली आंदोलन गुजरात। ओके दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी गई? तो ऑप्शन है 1907, 1908, 1909, 1910। तो ये जो राइट आंसर होगा 1909, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन है इसका NM जोशी, MG रानाडे, GH देशमुख, GK गोखले। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो है MG रानाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप सामान्यतः मतदाता सीटों में से अवसादग्रस्त वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या थी। ऑप्शन है कमी हुई, ऑप्शन 2 बढ़ा हुआ, सेवानिवृत्त, समाप्त कर दिया गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बढ़ गया था, है ना, बढ़ा हुआ। सीटों में अवसादग्रस्त वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, गांधी के नेतृत्व वाली गुजरात सभा ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। अब जो है इसमें ऑप्शन आपको चुनना है,
तो ऑप्शन है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, खेड़ा का किसान आंदोलन, बारदोली आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो इसमें जो राइट आंसर होगा खेड़ा का किसान आंदोलन जो है अग्रणी भूमिका के रूप में गांधी जी ने गुजरात सभा में निभाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, बहन निवेदिता, डी के कर्वे, जी एस आगरकर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो पंडिता रमाबाई है, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके उत्थान के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन है 1927, 1928, 1929, 1930। अब पारित किया गया था, लागू किया गया था नहीं पूछ रहा है, पारित। तो इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पारित पहले होता है उसके बाद में लागू होता है। तो इसका संबंध जो है वो राइट आंसर है 1929 को पारित हुआ था और 30 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा, शारदा एक्ट जो है पारित हुआ था 1929 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली रानी गार्डिनुलू कहाँ से थी? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो नागालैंड होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल, रास बिहारी घोष, जनरल मोहन सिंह। तो इसमें किसका संबंध नहीं था भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंध, ये आपको पता लगाना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो रास बिहारी घोष। ये जो इसको छोड़कर के बाकी के जो तीनों हैं ऑप्शन बिल्कुल सही, इनका संबंध सेना से था, भारतीय सेना से, जबकि रास बिहारी घोष का संबंध सेना से नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। ठीक है, एटली द्वारा घोषित था। ऑप्शन है मई 1948, जून 1948, जुलाई 1948, अगस्त 1948। तो इसमें हमको राइट आंसर देना है, वह सन का नाम बताना है। तो इसमें बी है, जून 1948 को जो है एटली ने घोषणा कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA शाह नवाज गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व के अधिकारी थे। इसमें ऑप्शन हैं ब्रिटिश भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना, कश्मीरी सेना, पंजाब सेना। तो इसमें राइट आंसर होगा ब्रिटिश भारतीय सेना। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। ये तीनों जो हैं ये अधिकारी थे सेना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने कुछ बुनियादी सिद्धांतों और मूल्यों को स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं था? ठीक है, ऑप्शन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संसदीय प्रणाली होगी, यह कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है, यह मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। इसमें से जो गलत ऑप्शन है उसको चुनना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो डी है यह मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है, ये सही नहीं है। इसका मतलब यही इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी जो है 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने जो सिद्धांत और मूल्य स्थापित किए थे वो उपरोक्त जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोपला दक्षिण मालाबार के गरीब किसान और खेतीहर मजदूर थे। वह मुख्यतः निम्न जातियों से इस्लाम में धर्मांतरित थे। ठीक है, ये कौन थे, इनमें से चुनना है आपको। तो ऑप्शन है तियाया चेरुमा, रामदासिया मेहतर, महार मंगल, माला मडिगा। तो इसमें राइट आंसर होगा तियामा चेरुमा। ठीक है, ये धर्मांतरित निम्न जाति से थे जो कि इस्लाम में धर्मांतरित कर चुके थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सही नहीं है क्वेश्चन को हमको चुनना है। ऑप्शन है यूएसए ने अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए आधार के रूप में क्यूबा द्वीप का उपयोग करने की योजना बनाई। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने युद्ध करने के लिए दूसरे देशों को हथियार और सैनिक भेजे। रूसियों ने पूर्वी बर्लिन के लोगों को पश्चिमी बर्लिन में जाने से रोकने के लिए विशाल बर्लिन की दीवार पर निर्माण किया। नाटो और वार्सा संधि शीत युद्ध की स्थिति के कारण प्रतिक्रिया में आया। ठीक है ना। तो इसमें जो राइट आंसर है, मतलब जो सही नहीं है उसको चुनना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ए, यूएसए ने अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए आधार के रूप में क्यूबा द्वीप का उपयोग करने की योजना बनाई। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, नए इतिहास से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है इसने पूरे लोगों के शिष्टाचार, रीति रिवाजों और मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसने ऐतिहासिक इतिहास के केंद्र से राजनीतिक इतिहास को स्थापित करने की कोशिश की। इसने समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के तरीकों और अंतर्दृष्टि को नियोजित किया। उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है 4th नंबर का, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, अगर यह कंटेंट आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दूसरे व्यक्तियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, दूसरे जो एग्जामिनर्स हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके, जिससे हमें और मोटिवेशन भी मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कंटिन्यू।